हेलो एवरीवन। नाउ मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ फॉर मेकिंग आवर प्रिपरेशन इजी एंड सिंपल। द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज़ इज़ टू मेक प्रिपरेशन सिंपल, है ना। लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है प्रिपरेशन को। नाउ आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू पीपल that you also make this journey, this preparation easy, that you able to enjoy and you also enjoy the preparation. Now I hope आपको पता है that we are discussing सब पार्ट नंबर 3 जो कि है वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड में मैंने लास्ट वीडियो में दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। कॉन्सेप्ट नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू वैदिक लिटरेचर and concept number 2 which was Rig Veda. In this video we will finish this part। तो इसमें हम concept number 3 पढ़ेंगे which is early Vedic period and Aryans, and concept number 4 which is later Vedic period. Now we are traveling in the history, और जब हम ट्रैवल कर रहे हैं हिस्ट्री में तो हमें पता चल रहा है फर्स्ट वी हैव स्टडीड द स्टोन एज। तो हमने जब स्टोन एज पढ़ा था तो हमने उस एज के बारे में पढ़ा दैट हाउ टेक्नोलॉजी, व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस देन ह्यूमन का लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। जो टेक्नोलॉजी चेंज का इम्पैक्ट है वो हर स्फेयर पे पड़ता है। लाइक सोसाइटी चेंज होती है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, रिलीजन अब प्रोमिनेंस में आएगा। सो I have discussed in the previous video also, in the Vedic period one of the important discovery was the discovery of iron। तो इस टाइम पे लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे की खोज के अपने ही बहुत सारे फ़ायदे थे, जिससे क्या हुआ नाउ अब हम मूव करेंगे वैदिक पीरियड, इवन लेटर वैदिक पीरियड में, फ्रॉम जना टू जनपदा। जना वॉज द स्मॉल थिंग, स्मॉल लोगों का एक ग्रुप, उसको जना कहेंगे। एंड जब हम जनपदा की बात करेंगे तो इट वाज द जब जनाज मर्ज हो जाएंगे तो वो जनपदा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं इन द हिस्ट्री। नाउ इन वीडियो का फीचर आई होप, मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, आई होप आपको याद है दैट यू नीड नॉट टू remember anything, I mean you need not to remember in the sense that I will tell you that what to remember and what to leave, क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है। So I will tell you at every point, so you watch these videos like you watch the web series. Second point, you watch these videos like you watch web series and movies. And third and most important thing, you need not to make any running notes. I will give you notes in the last। मैं आपको notes भी provide करूँगा जो कि only जितना मैं notes आपको दूँगा वही आपको information याद भी रखनी होगी। And at every point I will tell you what to remember. Okay? So these are the important features, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है जब आप वीडियोस को फॉलो देख रहे हो तो। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट नंबर 3 विच इज़ अर्ली वैदिक पीरियड एंड आर्यंस। सो स्टार्ट करते। तो वैदिक लिटरेचर एक्चुअली द वैदिक लिटरेचर है जो हमें आर्यंस के बारे में बताता है। इट इज़ द वैदिक लिटरेचर जो हमें मैक्सिमम चीज़ें आर्यंस के बारे में पता चली हैं वो वैदिक लिटरेचर से पता चली हैं। ठीक, तो वैदिक लिटरेचर इज़ द चीफ सोर्स ऑफ आर्यंस। तो आर्यंस के बारे में हमें वैदिक लिटरेचर से ही पता चलता है, इस इंफॉर्मेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन अब आर्यंस कौन थे और क्या थेरीज हैं कि कहाँ से आए थे एंड ऑल, वो पढ़ते हैं। आर्यंस को कंसीडर किया जाता है, दे आर कंसीडर टू बी द मोस्ट कल्चरल एंड सिविलाइज्ड रेसेस, बट दे वर नॉट अ सिंगल ग्रुप। एक्चुअली ये 5 ट्राइब्स थे, इनको कहते हैं पंचजनाज, पंचजना भी कहते हैं इनको। 5 tribes and Aryans were not a single tribe, they were the linguistic group।
ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था. सो दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर दैट. ये एक्चुअली इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ प्रीवियस ईयर्स में कि आर्यंस क्या थे. दे वर अ ट्राइब एंड ऐसे 3-4 ऑप्शंस दे रखे हैं और उसमें एक ऑप्शन है लिंग्विस्टिक ग्रुप. सो दे वर नॉट अ सिंगल ट्राइब, एक्चुअली दे वर द लिंग्विस्टिक ग्रुप. सो आर्यन वॉज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप. ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, दिस लाइन. ओके, सो दे वर द लिंग्विस्टिक ग्रुप. अब बहुत सारी थेरीज़ हैं, माना जाता है कि वो कहाँ से आए थे एंड बहुत सारी थेरीज़ हैं इसके ऊपर. तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. तो दे माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ऐसा एक थियरी, ऐसा एक मतलब हमें पूरा नहीं पता है, हमें एक थियरी ही है, एक अजम्पशन ही है. ऐसा माना जाता है दैट दे वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, बट वो फिर सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ माइग्रेट किया था आर्यंस ने. सो Aryans were originally from Central Asia, and Aryans who settled in India are called Indo-Aryans. तो जो सेटल हुए थे इंडिया में उनको इंडो-आर्यंस कहा जाता है. अब ये सेटल कब हुए थे? नाउ आज से माना जाता है लगभग 2000 BC, 2 मिलीनियम BC मतलब लगभग 2000 BC के अराउंड ये इंडिया में सेटल हुए थे और इसी पीरियड को फिर हम कहते हैं वैदिक पीरियड. अब आप कहेंगे 2000 BC का मतलब लगभग आज से 4000 साल पहले, 4000 ईयर्स बैक जब हम जाते हैं तो तब जो है आर्यंस सेटल हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. और ये कहाँ पे सेटल होते हैं? सो इट इज़ दिस रीजन, पंजाब रीजन में ये सेटल होते हैं. सो आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये पंजाब रीजन में सेटल हुए थे. सो आर्यंस फर्स्ट सेटल इन द पंजाब ऑन द बैंक ऑफ इंडस. तो इंडस रीजन के बैंक पे ये सेटल होते हैं फर्स्ट. दे ड्रॉव द दास्यूज beyond the Vindhyas and thus occupied the eastern and northern part of the country, and they named it as Aryavrata, जिसको कहते हैं अडोव ऑफ द आर्यंस. तो हुआ क्या, जब आर्यंस माइग्रेट करते हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जब वो पंजाब रीजन के इंडस इंडस के बैंक पे आते हैं तो वहाँ पर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे जिनको कहते हैं दास्यूज, उनको वो वहाँ से भगा देते हैं. They fight with them and they drove them beyond the Vindhyas. यहाँ पे विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस हैं तो एमपी के आसपास. तो वहाँ से वो उनको डाउन साउथ की तरफ उनको भगा देते हैं. एंड दे देन नेम्ड इट एज अ आर्यव्रत. उसको वो आर्यव्रत कहते हैं. तो इन दास्यूस को देन हम द्रविड़ा भी कहते हैं, नीचे साउथ वाले पार्ट को द्रविड़ा भी कहते हैं. तो ऐसा माना जाता है द सेटलमेंट्स ऑफ द जो भी साउथ की सेटलमेंट है वो जो नॉर्थ से माइग्रेट हुए पीपल थे जिनको फोर्सली माइग्रेट करवाया गया था बाय द आर्यंस, तो माना जाता है कि दे वर द द्रविडियंस देन. ठीक, सो ये है, ऐसा माना जाता है. सो एक्चुअली में रीज़न क्या था इनकी विनिंग का? अब आर्यंस मूव करते हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अगेन दिस इज़ ये कंप्लीटली प्रूवन थियरी नहीं है, इट इज़ जस्ट कि ऐसा माना जाता है. ठीक है, तो जब वो मूव करते हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को वहाँ से भगाते हैं. अब रीज़न क्या था उनकी विक्ट्री का? ठीक है, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और जो आर्यंस आए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उनके बीच में लड़ाई हुई थी बट वो जीत गए. एंड द रीज़न बिहाइंड देयर विक्ट्री वाज द चैरियट्स ड्रिवन बाय द हॉर्सेस. तो ऐसे रथ होते थे जो हॉर्सेस उनको ड्राइव करते थे. The main reason behind their victory was this, the chariot driven by the horses. Now this information you need to remember. The main reason behind the victory of the Aryans was the chariot driven by the horses. तो वो इसलिए जीते थे. Now as I told you before कि Aryans was not a single tribe. They were a group of tribes. तो इसमें लगभग 5 ट्राइब्स थी जिनको हम पंचजना कहते हैं. और एक्चुअली में
ये ट्राइब्स भी आपस में लड़ती रहती थी. तो दे वर नॉट अ सिंगल ट्राइब, दे वर 5 ट्राइब्स, दे वर एक्चुअली द लिंग्विस्टिक ग्रुप. एंड उस लिंग्विस्टिक ग्रुप में लगभग 5 ट्राइब्स थी और वो ट्राइब्स भी आपस में लड़ती रहती थी. एक्चुअली ये ज़्यादातर लड़ाइयाँ, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ये ज़्यादातर लड़ाइयाँ कैटल्स के लिए लड़ते थे. और एक टर्म आता है गविस्ती, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म कि जो फाइट करते थे कैटल्स के लिए उसको कहते हैं गविस्ती. तो आगे हम उसको पढ़ेंगे. नाउ ये तो हमने पढ़ा कि आर्यंस कौन थे और वो कहाँ से आए थे. अब पढ़ते हैं उनकी सोशल लाइफ के बारे में. एक्चुअली आर्यंस जो थे वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे. सो आर्यंस यूज्ड टू लिव इन जॉइंट फैमिलीज. एंड जॉइंट फैमिली में अगर रहेंगे तो एक घर का मुखिया भी होगा. सो एक्चुअली इट वाज द एल्डेस्ट मेल मेंबर इन द फैमिली जिसको कि मुखिया माना जाता था और जिसको वो कहते थे गृहपति. और गृहपति जो था वो फुल कंट्रोल रखता था. ही एक्सरसाइज द फुल अथॉरिटी जो भी अदर मेंबर्स होते थे फैमिली के. सो आर्यंस जो थे वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, इतना हमको ध्यान रखना है. और एल्डेस्ट मेल मेंबर एक्चुअली वाज द हेड ऑफ द फैमिली, जो कि जिसको टर्म दिया जाता था गृहपति. दैट्स इट, इतना ही याद रखना है. द स्टेटस ऑफ वुमेन ऑल्सो was very high. तो उस टाइम पे इन द वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड कि वुमेन ऑल्सो ऑक्युपाइड अ पोजिशन ऑफ ऑनर. जो भी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, आज भी जब रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं तो मेल जो हस्बैंड होगा उसके साथ वाइफ का होना भी उन सेरेमनीज में ज़रूरी माना जाता था. तो उस टाइम पे भी देयर प्रेजेंस वाज एसेंशियल एट ऑल रिलीजियस सेरेमनीज. सो वुमेन ऑल्सो was occupying the very superior position in the society. Even the society was so good that time कि women's को educational rights भी थे. So women also given the right of education. ठीक है. और इवन कुछ वुमेन्स रही हैं जिनका नाम हम आगे पढ़ेंगे, जो नाम इम्पॉर्टेंट भी हैं. उन्होंने ऋग्वेद में हिम्स लिखे हैं. So some even compose the ऋग्वेदिक hymns. इनको हम कहते हैं ब्रह्मवादिनीस. और वो कौन कौन थी? ये 5 वुमेन थी जिन्होंने कंपोज किए हैं कुछ हिम्स इन द ऋग्वेदा. और इनके नाम इंपॉर्टेंट है तो याद रखने हैं. लोपामुद्रा, सांची, गोसा, अपाला एंड पोलोमई. सो क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नाम दे देंगे लोपामुद्रा एंड 3 और नाम दे देंगे और फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सी वुमेन है जिनको हम ब्रह्मवादिनी के नाम से बुलाते हैं, या इनमें से कौन सी वुमेन है जो एंशिएंट पीरियड में एग्जिस्ट करती थी. ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है. ठीक. सो ये 5 नाम आपको याद रखना है एंड स्टेटस ऑफ वुमेन भी याद रखना है. दैट द अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन का स्टेटस इन द सोसाइटी वाज वेरी हाई. आपको इतना ही याद रखना है. इवन ये इन्फॉर्मेशन को आप कभी ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं. इवन इस इन्फॉर्मेशन को हम एथिक्स के पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं एज एग्जाम्पल एंड समथिंग, अगर रेलेवेंस हो तो इसका. तो ओके. नाउ जैसा कि मैंने बताया, इट वाज द टाइम जबकि इट वाज द टाइम व्हेन कैटल वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कैटल में स्पेशली काउ वाज द चीफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इवन द इम्पॉर्टेंस ऑफ काउ, अगर हम आज इतना इम्पॉर्टेंस देखते हैं इंडियन कल्चर में काउ का, तो उसका रीज़न यहीं से आता है. इट वॉज दिस टाइम जब काउ बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी. अब समझते काउ क्यों इम्पॉर्टेंट थी इस टाइम पे. देखो, द मेन सोर्स ऑफ इस टाइम की इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी. एंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में इस टाइम पे हमें क्या चाहिए? हल चलाने के लिए बैलों की ज़रूरत है. तो वो बैल कहाँ से आएंगे? वो बैल काउ से आएंगे. एंड इवन द काउ ऑल्सो गिव द मिल्क. तो वो दूध भी देती थी जो कि अच्छा नरिशिंग फूड की तरह काम करेगा. सो दैट्स वाई द एग्रीकल्चरल सोसाइटी नीड्स द
this bell for oxes for the agriculture, for the plowing the field. तो फील्ड को प्लॉ करने के लिए हमें बैल चाहिए, और बैलों को हमें कौन देती हैं? गाय देती हैं. सो दैट्स वाई काउ को हमने गाय माता बुलाया उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ दिस इम्पॉर्टेंस. और काउ का दूसरा मैंने क्या बताया? द इम्पॉर्टेंस कि काउ का जो मिल्क था वो बहुत नरिशिंग होता है, तो वो भी फीड करने के काम आता था. सो मोस्ट वॉर वॉज फॉट फॉर द काउस. तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती थी वो गायों के लिए लड़ी जाती थी, है ना. एक ट्राइब ने दूसरी ट्राइब पे अटैक किया. अब जब इस ट्राइब ने इस पे अटैक किया, तो अगर ये वाली ट्राइब जीत जाती है और ये हार जाती है, तो ये वाली ट्राइब इस ट्राइब के जितने भी काउस थे, ये जितने भी कैटल थे, वो ले लेगी. दिस वाज अ बूटी. एक्चुअली बूटी कहते हैं ना इसको, जो भी प्लंडर्ड जो भी मटेरियल होगा, और फिर यहाँ आके मेंबर्स में बांट दिया जाएगा, वो जितने भी काउज वहाँ से लूटी होंगी उन्होंने. सो दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इट वाज. गविस्ती, जो मैंने आपको पहले भी टर्म यूज़ किया, एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द गविस्ती सर्च फॉर काउज. गविस्ती का मतलब सर्च फॉर काउज इज़ द वर्ड मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. तो ये टर्म्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. दिस टर्म यू नीड टू रिमेंबर, इट वॉज द गविस्ती विच इज़ सर्च फॉर द काउज इज़ द वर्ड मेंशन इन ऋग्वेदा. तो गविस्ती टर्म करके पूछ सकते हैं कि ये गविस्ती टर्म किससे रिलेटेड है, देन ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिल सकता है. सो दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर दैट काउ वाज द मेन सोर्स ऑफ एक्सचेंज, एंड द गविस्ती टर्म मीन्स द सर्च फॉर द काउज. और ज़्यादातर लड़ाइयाँ उस टाइम पे इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ी जाती थी. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन, दे इंट्रोड्यूस द स्पोक्ड व्हील. तो ये जो स्पोक्ड व्हील है, इट वॉज द आर्यंस दे इंट्रोड्यूस इट. सो रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टेट PCS में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं. सो दे यूज टू टेक द सिंपल बट द नरिशिंग फूड, मेनली wheat, barley, milk and its products, but not that important. ये इंफॉर्मेशन याद नहीं रखनी, जस्ट टू नो. नाउ आर्यंस एंटरटेनमेंट बड़ा करते थे अपना. एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ना, आपने सुना होगा महाभारत. महाभारत के बारे में सुना होगा. वैसे तो एक रिलीजियस टेक्स्ट है, बट मैं आइडिया लगाता हूँ. महाभारत में आपने सुना होगा कि पांडवों ने जुआ खेला था. दे गैम्बल्ड एक्चुअली, है ना. उन्होंने गैम्बलिंग कर जुआ खेला था. पांडवों और कौरवों के बीच में जुआ हुआ था आपस में. सो दिस स्टोरी एक्चुअली वो मुझे लगता है यहीं से ली गई है. एक्चुअली आर्यंस जो थे वो एंटरटेनमेंट बड़ा करते थे. तो उनके जो फेवरेट अम्यूज़मेंट ऑफ द आर्यंस जो थे वो थे हॉर्स रेसिंग करते थे, चैरेट रेसिंग करते थे, हंटिंग करते थे. एंड एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा जो काम करते थे वो खेलते थे वो जुआ. और जुए में वो कभी कभी अपना घर, अपने पूरी फैमिली तक उसको हार जाते थे या दाव लगा लेते थे उनका. सो हम आगे पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो है वो जो स्टोरी है महाभारत में, जहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच में होता है वो सब, वो कहीं ना कहीं यहीं से लिया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है ना. अब है एक्चुअली में क्या पता नहीं. ओके, सो दे वर फैसिनेटेड फॉर गैम्बलिंग विद डाइस, है ना. पांडवों ने भी खेला था ना, डाइस के साथ गैम्बल किया था उन्होंने और हार गए थे फाइनली. एंड दिस गेम हैज़ बीन रेफर्ड इन द ऋग्वेदा एज द लीडिंग टू ruin एंड स्लेवरी. सो एक्चुअली वो स्लेव्स तक बन जाते थे गैम्बल, है ना, गैम्बलिंग कर करके. तो जैसे हार गए तो वो फिर जिससे हारे हैं उसके स्लेव बन जाएंगे, एंड लाइक दिस, लाइक जैसे पांडवों के साथ भी हुआ था. ठीक है. आर्यंस लव्ड म्यूजिक एंड प्लेड ऑन अ फ्लूट. तो वो दे बांसुरी बजा रहे हैं भाई साहब यहाँ पर. तो दे लव द म्यूजिक ऑल्सो. तो एंटरटेनमेंट का सिस्टम था उनका म्यूजिक एंड फ्लूट ऑल्सो. नाउ ये तो पढ़ा हमने दैट हाउ वाज द सोसाइटी दैट टाइम, आर्यंस की सोसाइटी कैसी थी. और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चले होंगे दैट हाउ आर्यंस लिव्ड एक्चुअली दैट टाइम. ठीक. नाउ हम आते हैं उनके मेन पार्ट पे, विच इज़ पॉलिटी, दैट हाउ द पॉलिटी एट दैट टाइम, हाउ इट वाज. सो ऋग्वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द ट्राइब्स, जिनको हम कहते हैं जनास. सो जनास
अभी ये टर्म इंपॉर्टेंट है, जना। जना ट्राइब है ना, और एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल रहेगा, सो जना इसको कहेंगे। अभी हम जाएंगे जना टू जनपदा। तो जनपदा बनता है जब बहुत सारे ट्राइब्स आपस में मिल जाती हैं, तो वो फिर जनपदा बन जाएगा। सो जनास टू जनपदा। अब एक और चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, अभी तक ना कोई भी टैक्स नहीं लेते ये लोग, है ना, टैक्स अभी टैक्स नहीं करते। इवन स्टैंडिंग आर्मी भी अभी ये नहीं रखेंगे, जनाज में ये कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रहेंगे। जितने भी मेंबर्स होंगे उस ट्राइब के, वो सारे के सारे मेल एंड फीमेल जो भी लड़ने के लिए जाते रहे होंगे, है ना, बेसिकली मेल ही जाते रहे होंगे। सो कोई स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है अभी तक, ना तो कोई स्टैंडिंग आर्मी है ना, और ना ही ये क्या करते हैं, टैक्सिंग सिस्टम, तो टैक्स भी ये अभी तक नहीं लगाते। दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। अभी कब लगाएंगे आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो और हर जना का, हर ट्राइब का एक रूलर होता था जिसको हम कहते हैं राजन। सो राजन वॉज द रूलर फॉर ईच ट्राइब, ठीक है। और किनशिप जो होती थी हेरिडिटरी होती थी, है ना, जो पिताजी के पास उनका बेटा, एंड देन वही चलता रहेगा। तो हेरिडिटरी होती थी किनशिप भी, ठीक है, कोई चुनाव नहीं होते थे उस टाइम पे भी, ऑब्वियसली। ओके, पॉलिटी में किंग को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग होते थे, जैसे मिनिस्टर्स होते थे, मिनिस्टर्स लाइक पुरोहित। तो पुरोहित रिलीजियस एडवाइज़र, ठीक है, जो रिलीजन के कामों में एडवाइस करेगा, ठीक है। दूसरा होता था सेनानी। सेनानी वाज द लीडर ऑफ द आर्मी, जो कि हेल्प करेगा एनिमीज, जो भी लड़ाइयों में हेल्प करेगा। सो इट वाज किंग अकेला ही नहीं होता था, इट वाज पुरोहित एंड और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते रहे होंगे, ठीक। नाउ पॉलिटी में ट्राइब जो है वो बड़ी चीज़ थी, और ट्राइब्स को बहुत सारी ग्रामास में डिवाइड किया हुआ था। सो ट्राइब के अंदर बहुत सारी ग्रामास होंगे, ठीक है। सो द ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रामास और द विलेजेस। और जो किंग होता था वो भी ग्रामिनी कौन होगा, विलेज हेडमैन। तो किंग ऑल्सो कंसल्टेड द ग्रामिनी। सो ट्राइब जो था वो बड़ी चीज़ थी, उनके हर ट्राइब के अंदर बहुत सारे विलेजेस होंगे जिसको हम ग्राम कहेंगे, और ग्राम का एक हेड होता था, उनको कहते थे हम ग्रामिनी। और इवन द किंग ऑल्सो कंसल्टेड द ग्रामिनी, ठीक है, क्योंकि सिंपल ही सोसाइटी है उस टाइम पर। तो ट्राइबल सिस्टम इज़ नॉट दैट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ना, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, है ना। तो वो जो राजा होगा, क्योंकि बहुत सारे विलेज तो रहे नहीं होंगे, तो राजा इवन कंसल्टेड द विलेज हेडमैन ऑल्सो, ठीक। नाउ अब ये है सभा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते थे, जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते थे वो असेंबली में रखे जाते थे, जिसको हम सभा और समिति भी कहेंगे। तो उस टाइम पे सभा और समिति फिर डिसीजन लेती थी, ठीक। और इस सभा और समिति में कोई भी अपने सजेशंस दे सकता था। सो एनीबडी कुड गिव हिज सजेशंस इन दी समिति, ठीक है। और जो मेंबरशिप होती थी सभा की, वो केवल एल्डर्स को दी जाती थी। सो एल्डर फैमिली, जैसे कि आज भी ग्राम पंचायत जब हम देखते हैं, ग्राम पंचायत में वहाँ पर एल्डर लोग ही पार्टिसिपेट करते थे। इवन द मेंबरशिप इज गिवन टू एल्डर्स ओनली, ठीक। ग्रुप ऑफ विलेजेस इनहैबिटेड बाय द पीपल ऑफ ट्राइब वाज कॉल्ड द विश। सो जब आप ग्रुप ऑफ विलेजेस को इकट्ठा कर देंगे, मतलब बहुत सारे विलेजेस जब इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम नाम दे देते थे विश, ठीक है, याद रखना है। हैंस द किंग वाज आल्सो नोन एज विशपति, ठीक है। तो एक्चुअली ट्राइब को हम एक और नाम से बुला सकते हैं जिसको कहेंगे विश, और किंग को हम विशपति भी बोल सकते हैं, लॉर्ड ऑफ विश, ठीक। ये टर्म आपको दिमाग में होना चाहिए, दिस टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं थी जो कि प्रीलिम्स में बहुत काम आ सके, बस थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है कि उनको ग्राम समिति टाइप सिस्टम होता था पॉलिटी में जब हम बात करते थे। और ऑब्वियसली द मेल मेंबर एल्डर मेंबर वाज द ओनली एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द सभा। और ट्राइब का एक नाम और है जिसको हम विश बोल सकते हैं, इवन द किंग ऑल्सो नोन एज विशपति, ठीक। इतना ही याद रखना। ना ये तो हमने ख़त्म किया पॉलिटी।
अब हम बात करते हैं उस टाइम पर रिलीजन कैसा था, ठीक। तो अर्ली वैदिक पीरियड की जब हम बात करते थे, वो प्राइमरीली जो ये लोग थे वो वर्शिप करते थे नेचर को, सो दे वर नेचर वर्शिपर, ठीक। और यजनास करते थे, इट इज़ अ रिचुअल, है ना, जिसमें हम यजनास करेंगे, जिसमें हम आहुतियाँ देते हैं ना, है ना, जिसमें हम सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस करने वाली सोसाइटी थी उस टाइम पे, ठीक है। ऋग्वेदिक रिलीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, remember this. They were the religion was like naturalistic polytheism, ठीक है। सो नेचुरलिस्टिक थी और पॉलीथीज्म थी, ठीक है। पॉलीथीज्म मतलब एक ही गॉड नहीं होगा, मोनोथीज्म मीन सिंगल गॉड, और पॉलीथीज्म मतलब बहुत सारे भगवान, और नेचुरलिस्टिक है मतलब नेचर को ही ये पूजेंगे, तो ये पहाड़ों पर्वतों नदियों को पूजते रहे होंगे, उनकी वर्शिप किया करते रहे होंगे। सो दिस वाज द रिलीजन का उस टाइम पे। ना अर्ली वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, सो इट वॉज द इंद्रा वॉज द प्रोमिनेंट गॉड। सो इन द अर्ली फेज इंद्रा विच इज पुरंदरा और वॉरलॉर्ड भी कहते हैं, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। इवन द अग्नि वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, है ना। तो इंद्रा वॉज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, और अग्नि को हम क्या मानते हैं, अग्नि एक्चुअली इट इज़ द इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड, तो भगवान और ह्यूमन के बीच में जो बीच का काम करते हैं वो करते हैं अग्नि जी, है ना। तभी तो हम जब हवन करते हैं ना, आपने देखा होगा आज भी, तो ये हवन का सिस्टम इसी ऋग्वेदिक पीरियड का सिस्टम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमंस जो हैं गॉड्स को कुछ एक्चुअली में यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम करते हैं ना ओम स्वाहा टाइप, है ना, यहाँ पर आग जल रही होती है, सो आग में ही हम विसर्जित करते हैं जो भी करते हैं। सो इट इज़ द इंटरमीडियरी, द अग्नि इज़ द इंटरमीडियरी बिटवीन द ह्यूमंस एंड गॉड्स। तो जो भी ट्रांसफ़र होना है, यू नो, स्पेशली फ्रॉम ह्यूमंस टू गॉड, इट इज़ अगर ह्यूमंस को भगवान को खुश करना है तो ये अग्नि के थ्रू किया जाता था। इट वॉज द इंटरमीडियरी गॉड, ठीक है, और इट वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद में लगभग 200 बार अग्नि टर्म का यूज़ किया गया है ना, विच इज़ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज़ यूज, और लगभग 250 टाइम जो है वो यूज़ किया गया है, इंद्रा टर्म का यूज़ किया गया, ठीक। ओके, नाउ Varuna was the third most important and he personified water. तो वरुणा मतलब पानी, है ना, और इट वॉज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड, है ना। आप देख रहे हैं ना, नेचुरल चीज़ों को ये पूज रहे हैं, है ना। इट वॉज लाइक हम पानी को पूज रहे हैं विच इज़ वरुणा, एंड देन अग्नि को हम इसकी वर्शिप कर रहे हैं। इवन द इंद्रा को हम कहते हैं जो बहुत ही मतलब एज अ गॉड ऑफ फोर्ट, है ना, फोर्ट, तो किलों का भगवान टाइप उनको मानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अटैक्स बहुत होते रहे थे, है ना, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे अटैक कर रही है, तो इसलिए फोर्ट्स बनाना, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। सोमा वॉज द गॉड ऑफ प्लांट, तो सोमा इज अ गॉड ऑफ प्लांट, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मारुत पर्सोनिफाई द स्टॉर्म्स, स्टॉर्म को पर्सोनिफाई करता है मारुत, तो मारुत मीन्स स्टॉर्म। फीमेल डिविनिटीज are there like the Aditi and Usha but are not prominent, ठीक है। फीमेल भगवान भी होती थी उस टाइम पे, बट प्रोमिनेंट नहीं थे, मेल भगवान जी ही प्रोमिनेंट थे। और अगर फीमेल गॉडेसेस का हम बात करते हैं तो अदिति एंड उषा आर द एग्जाम्पल। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, ये याद रखने की वजह से ज़रूरत, बस इतना याद रखना है कि फीमेल डिविनिटीज़ भी होती थी, इतना याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं रिलीजन की, बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो अब जो डेटीज़ होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, जो भक्त होंगे, वो कैसे पूजा करेंगे? इट वाज द सेक्रीफिशियल एंड रिचुअल सोसाइटी। तो सेक्रीफाइस करते हैं, हवन करेंगे, है ना, सेक्रीफाइस करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, तो यहाँ पर ये सेक्रीफाइस एंड रिचुअल करेंगे। वैदिक सेक्रीफाइस वर कंडक्टेड इन द आवर्स ऑफ द प्रीस्ट हु वॉज कॉल्ड द यजमान, ठीक है। तो जो सेक्रीफाइस होते थे वो उसके प्रीस्ट के घर पे होते थे, ठीक है, और उसको यजमान भी कहते थे। एज आई डिस्कस बिफोर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग
and a most important advancement in this era was the discovery of iron. So the greatest contribution in this revelation is the discovery of iron. The earliest literary reference to the iron in the Indian subcontinent are found in the यजुर्वेदा. So यजुर्वेदा, ये information आपको important हो सकती है कि कौन से वेदा में first mention किया गया है आयरन को. It is the यजुर्वेदा जहाँ पर आयरन को first mention किया गया, especially in Indian subcontinent. ठीक है, आपको ये याद रखना. एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से फेज़ में आयरन की डिस्कवरी हुई है. इट इज़ द वैदिक पीरियड. अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं, विच इज़ द लेटर वैदिक पीरियड. सो अब हमने ट्रैवल किया फ्रॉम स्टोन एज टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. देन हम आए थे अर्ली वैदिक पीरियड विच इज़ ऋग वैदिक पीरियड, एंड नाउ वी हैव रीच टू द लेटर वैदिक पीरियड. हम हिस्ट्री में ट्रैवल कर रहे हैं. आपने फील किया होगा हाउ वी आर ट्रैवलिंग इन द हिस्ट्री फ्रॉम स्टोन टूल्स टू copper tools, and then from copper tools to this Vedic period where we use the iron tools. So we are advancing, even the technology, even the tools also advancing. हमारे tools advance होते जा रहे हैं, and this way the human history progresses. Now अब हम आ चुके हैं later Vedic period में. अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था दो ही वर्णास थे. एक था आर्य वर्णा और एक था दास्य वर्णा, है ना. एक आर्यास थे और एक दास थे. तो आर्यास होते थे जो जीते होते थे, और जो हारते थे उनको वो दास बना लेते थे. सो ओनली 2 वर्णास. बट अब जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड में हम चलेंगे, अब वर्णा सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, एंड अब 4 वर्णा सिस्टम आएगा, जो कि हमने अच्छे से हमें पता है, सो अब हम 4 वर्णा सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे इसमें से जातीज निकलती जाएंगी आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, तो जाति सिस्टम, वैसे प्रोमिनेंस ऑफ जाति सिस्टम हम उसके काफ़ी बाद में मानते हैं, लेटर वैदिक पीरियड की काफ़ी बाद में मानते हैं, जो कि और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा सिस्टम. बट अब तक लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते फ्रॉम 2 वर्णास टू 4 वर्णास तक हम पहुंच चुके हैं. ठीक है, सो वर्णा सिस्टम, हायरार्की है एक वर्णा सिस्टम की. सबसे ऊपर माने जाते थे ब्राह्मण्स, देन आते थे क्षत्रिय, देन वैश्य, एंड देन शूद्रा. दिस वाज द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक सिविलाइजेशन, स्पेशली इन द लेटर वैदिक पीरियड. अब ब्राह्मण्स कौन होते हैं? ब्राह्मण्स एक्चुअली होते हैं प्रीस्ट, लर्नेड पीपल. ठीक है, जो कि क्या करते हैं? सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं. सो दे परफॉर्म द सेक्रीफाइसेस एंड दे आर द लर्नेड पीपल, और उनको हायरार्की में सबसे ऊपर रखा जाता है. ब्राह्मण्स को रखा जाता था, है ना, पहले. अब दूसरे पायदान पे आते थे क्षत्रियास. क्षत्रियास कौन होते हैं? दे वर द रूलिंग क्लास और वॉरियर्स, तो उनको कहते हैं क्षत्रियास. थर्ड क्लास विच इज़ वैश्य, और आज तो वैश्यास का राज है ना, ट्रेडर्स. तो वैश्यास आर द ट्रेडिंग क्लास. तो आज हर कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो उस टाइम के हिसाब से वो कौन सी क्लास में फॉल करेंगे, उन्हें कौन सी वर्णा में फॉल करेंगे? वैश्या वर्णा में फॉल करेंगे, है ना. एंड दिस सिस्टम, ये अभी तक भी, इवन द लेटर वैदिक पीरियड तक भी, ये सिस्टम काम के बेसिस पे, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिसाइड होगा. आज तो अगर ब्राह्मण के घर में एक लड़का पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण माना जाता है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था. उस टाइम पे एक्चुअली अगर ब्राह्मण का लड़का अगर वो वॉरियर बन जाता है तो उसको हम क्षत्रिय बोलते थे, और अगर क्षत्रिय का लड़का प्रीस्ट बन जाता है, लड़ने सेक्रीफाइस परफॉर्म करेगा या पढ़ लिख के सेक्रीफाइस करेगा, तो उसको हम ब्राह्मण मानेंगे. पर वो लड़का किसका होगा? क्षत्रिय का. आज ऐसा नहीं होता. आज जो भी हमारे वर्णास है वो डिसाइड होते हैं थ्रू दी बर्थ, हमने किस फैमिली में बर्थ लिया है उससे वो डिसाइड होते हैं. बट अभी तक भी, इस टाइम तक भी वर्णा सिस्टम जो है वो डिसाइड होता था बाय द ऑक्यूपेशन. ठीक, एंड विच इज़ फेयरली गुड सिस्टम, है ना. शूद्रा आर दी डिसेंडेंट्स ऑफ दास्यूस. तो ये थे दास्यूस के डिसेंडेंट्स, मतलब जो गुलाम बनाए जाते हैं एक्चुअली, उनके डिसेंडेंट्स होते थे ये. ठीक, ओके. सो
अब लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर इंदिरा वॉज द प्रोमिनेंट गॉड, है ना, पढ़ा ना। बट अब क्या होगा, विद द टाइम जब हम लेटर वैदिक पीरियड की तरफ मूव करेंगे तो अब जो है प्रजापति ब्रह्मा विल बिकम द प्रोमिनेंट गॉड। सो अब ब्रह्मा जी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा और इंद्रा और अग्नि का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, ठीक। इवन द रुद्रा विच इज गॉड ऑफ एनिमल्स, रुद्रा किसको मानते हैं, शिव जी को, है ना, शिवा, तो शिव जी को मानते हैं, बिकम इंपॉर्टेंट। तो इवन द रुद्रा बिकम द इंपॉर्टेंट। एंड पुशान इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग ऑफ कैटल ऑफ रिगार्डेड बाय शूद्रास, है ना। तो शूद्रा इनकी पूजा करेंगे और इनका भी प्रोमिनेंस बढ़ने लगा। सो इट वाज द लेटर वैदिक पीरियड जब प्रजापति ब्रह्मा का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इवन रुद्रा विच इज़ गॉड ऑफ एनिमल, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा। और पुशान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग ऑफ कैटल। देख रहे हो ना आप, ये रुद्रा और दिस पुशान ऑल्सो इज रिलेटेड टू कैटल, है ना। तो कैटल का इंपॉर्टेंस यहाँ से भी हमें पता चल रहा है। इवन दो उनसे रिलेटेड गॉड भी जो है वो इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, है ना। सो दिस हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन कौन से गॉड की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई और कौन कौन से गॉड जो हैं अब इम्पॉर्टेंट हो गए इस टाइम तक, ठीक। और लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते एट द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड अब हम मूव करेंगे फ्रॉम जना टू जनपदा। और जब हम जना टू जनपदा मूव करेंगे तो अब टैक्सेशन सिस्टम धीरे धीरे स्टार्ट होगा। इवन द स्टैंडिंग आर्मी भी यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे एक्चुअली में क्या क्या इस टाइम तक होगा। फ्रॉम जना टू जनपदा, मैंने आपको बताया था जना मतलब सिंगल ट्राइब, है ना, जना। एंड देन जना टू जनपदा मीन्स जनपदा में बहुत सारे ट्राइब आपस में मिल जाएंगे और वो एक जनपद बना लेंगे, ठीक है। और फिर जनपदा टू महाजनपदा, जब हम मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे तो इवन 16 महाजनपदास के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो वहाँ फ्रॉम जनपदा टू महाजनपदा मूव करेंगे, है ना। पॉलिटिकल सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, है ना, बड़े बड़े महाजनपद निकल के आएंगे। सो द किंग जो थे वो इन्फ्लुएंस अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रिचुअल्स करते थे, ठीक है। इट वॉज द नेचुरलिस्टिक सोसाइटी, है ना। सो नेचर को पूछते थे, रिचुअल करते थे। सो किंग अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए रिचुअल्स करते थे और 3 इंपॉर्टेंट रिचुअल्स होते थे, याद रखने हैं ये टर्म्स, राजसूया, वाजपेय एंड अश्वमेधा। अगर ये टर्म आ जाते हैं एंड पूछा जाता है दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू व्हाट, है ना, तो आपको पता होना चाहिए दीज आर टर्म्स रिलेटेड टू दे आर द रिचुअल टर्म्स, है ना, जो कि परफॉर्म किए जाते थे ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो राजसूया का मतलब क्या है, टू कन्फर द सुप्रीम पावर टू हिम ऑन हिम। वाजपेय चैरियट रेस होती है इसमें, इन विच द किंग चैरियट वाज मेड टू विन, है ना, भगवान जो किंग होता था उसके रथ को जीतने दिया जाता था। और अश्वमेधा तो हमने बहुत ही सुना हुआ है, इसमें हॉर्स सेक्रीफाइस किया जाता था। इवन है ना रामायण जब हम पढ़ते हैं तो इसमें राम जी ने भी बाद में जो है अश्वमेधा यज्ञ करते हैं वो, है ना, जब उनको उनके जो सन हैं वो लव एंड कुश रोकते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है। तो राजसूया, वाजपेयन, अश्वमेधा, इनका मतलब ना भी पता हो चलेगा, बट आपको ये टर्म पता होनी चाहिए। दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू रिचुअल्स परफॉर्म्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड बाय द किंग्स ओनली, ठीक, ओके। अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते थे, ठीक है। अब मैंने बताया लेटर वैदिक पीरियड में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस बिकम इम्पॉर्टेंट बट द किंग्स डिड नॉट मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी। देखो लेटर वैदिक पीरियड में, अभी लेटर वैदिक पीरियड में जब हम जना से जनपदा की तरफ मूव कर रहे हैं, टैक्सेस लेना इन्होंने शुरू कर दिया। याद रखना है क्या करना शुरू कर दिया, टैक्सेस लेना शुरू कर दिया, ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। बट स्टैंडिंग आर्मी अभी भी ये नहीं रखते थे, स्टैंडिंग आर्मी अभी भी ये नहीं रखते थे, ये भी याद रखना है कि टैक्सेस तो शुरू कर दिए बट स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे। अब ये क्या करेंगे, जैसे जैसे ये टैक्सेस शुरू करेंगे अब ये धीरे धीरे स्टैंडिंग आर्मी भी बनानी शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि अब जो है जब हम जना टू जनपदा जाएंगे, जब ये जनपदास बनाएंगे
तो अब फ्रॉम जनपदा तो जनपदा से महाजनपदा की तरफ मूव करेंगे। तो महाजनपदा में जब ये मूव करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि इनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, जनपद आपस में लड़ेंगे। तो जनपद जब आपस में लड़ेंगे तो स्टैंडिंग आर्मी का होना बहुत ज़रूरी है लड़ाई करने के लिए इस टाइम तक। सो अब जो है जब ये टैक्स लेना शुरू करते हैं, तो जब टैक्स लेना शुरू करेंगे तो तभी ये दे विल बी एबल टू मेक दैट स्टैंडिंग आर्मी। तो स्टैंडिंग आर्मी टैक्सेस से ही बनेगी एक्चुअली में ना, उनका जितना भी आर्मी का खर्चा होगा वो टैक्सेस से ही आएगा। सो टैक्सेस लेना अब शुरू कर दिया इन्होंने, अभी धीरे धीरे स्टैंडिंग आर्मी भी बनानी शुरू करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए। अब ये जनपदा तक पहुंच चुके हैं और विद दिस सब पार्ट नंबर 3 हमने ये एंड कर दिया। यहाँ पर यही यहाँ पर एंड होता है। नाउ दिस इज़ इट फॉर दिस। इसका जो पूरा समरी है विच इज़ द नोट्स एक्चुअली मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, जिसमें मैं आपको नोट्स प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सो ये पार्ट नंबर 3 हमने ख़त्म कर दिया है। आई होप यू आर ट्रैकिंग योर प्रिपरेशन। हमने सब पार्ट नंबर 1 ख़त्म किया, स्टोन एज था, है ना, उसके 4 सब पार्ट्स थे। आई होप आपको समझ आया। देन हम सब पार्ट नंबर 2 पे आए विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, उसके 8 सब पार्ट्स थे। आई होप आपको याद है। टोटल 8 सब पार्ट्स हमने 8 कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें पढ़े, सब पार्ट्स नहीं, है ना। पहले सब पार्ट में 4 कॉन्सेप्ट थे, दूसरे सब पार्ट में 8 कॉन्सेप्ट थे, और आज हमने तीसरा सब पार्ट भी ख़त्म किया। इसके भी टोटल हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट थे, 4 कॉन्सेप्ट्स थे। और इवन आई हैव टोल्ड यू ना, मैंने वीडियो में हर कदम पे आपको ये बताया है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जस्ट टू लिंक। जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ें ऐसी ही जाननी होती हैं जस्ट टू लिंक द इन्फॉर्मेशन, और फिर लिंकिंग करने से फिर वो इन्फॉर्मेशन याद रहती है। इवन वी इन्जॉय दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, है ना। जैसे कि हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आज पता चली जिसमें हमें बहुत जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो कैसे रहते थे, पॉलिटी कैसी थी उनके, रिलीजन के बारे में उनकी क्या सोच थी। सो है ना, कितना अच्छा हमने आज इन्फॉर्मेशन को लिया एंड वी इन्जॉय दिस जर्नी देन, है ना। सी आई नो की वीडियोस बहुत स्लो आ रही हैं, है ना गाइस। आई नो द वीडियोस जो मैं आपको देता हूँ वो बहुत स्लो आती हैं। आई मीन मैं नहीं उनको रेगुलर कर पाता, बिकॉज ये स्लाइड्स बनाना ना बड़ा टीडियस जॉब है, बड़ा ही टफ काम है ये, है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, देन ये स्लाइड्स काफ़ी मेहनत लगती है, इन स्लाइड्स में ना बहुत मेहनत लगती है। सो आई नो कि थोड़ा स्लो है काम हमारा, बट आई एम डूइंग एंड आई विल डू इट मोर फास्ट ना। मैं इसको और तेज़ करूँगा एंड मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक वीडियो आए एटलीस्ट, है ना। सो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें छोटी वीडियोस बनानी है। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, लोग नहीं देख पाते लंबी वीडियोस, है ना। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।